जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान रांची द्वारा यानी जैक द्वारा जो प्रस्तावित जो आपका टर्म 2 हो रहा था क्लास 9 का, उसमें जो इसमें सेट 3 जो है जो सोशल साइंस का, उसका हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखिए धुरी शक्तियों में मुख्यतः जो देश शामिल थे वो है जर्मनी, इटली और जापान। फिर से बोल रहे हैं, जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। स्लीपर से आप क्या समझते हैं? स्लीपर, तो देखिए स्लीपर से पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं। तो स्लीपर रेल की पटरियों में लगी लकड़ी के तख्ते को क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब है निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उद्देश्य का यहाँ पे का छुड़िए, आप का लिख लीजिएगा, का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना है ताकि महंगाई से उन्हें बचाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो 5वां नंबर का सवाल है इसमें है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का अधिकार, तो देखिए संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मतलब उन लोगों को मुफ्त में शिक्षा देना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 6 से लेकर 14 साल के आयु के बच्चों को क्या करना है? मुफ्त शिक्षा देना क्या है? शिक्षा का अधिकार ये है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चलिए 7वां नंबर का, मॉनसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो मॉनसून, इसका आंसर हो जाएगा मॉनसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती, जैसे ठंड के मौसम और गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो ये हमारा खंड 1 है। इसमें मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन करना, 7 मत बना दीजिएगा। अब देखिए खंड बी में ले लीजिए, नासी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? 8वां नंबर का सवाल। इसका सही जवाब है नासी लोग क्यों द्वारा यहूदियों से घृणा का कारण क्या था? पहला कारण है यहूदियों को मसीह के हत्यारे के रूप में देखता था। ईसा मसीह का उन लोगों को मानना था, नासी लोगों को ईसा मसीह की उन्होंने जान ली है। दूसरा सूदखोर तथा साहूकार के रूप में, क्योंकि वो लोग सूद का भी कारोबार करते थे लोग, इसलिए इससे घृणा करते थे। सूदखोर तथा साहूकार के रूप में उन्हें पहले से ही जो यहूदियों से नफरत थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती में विस्तार क्यों हुआ? 2 कारण पूछा है। तो पहला कारण देखिए, ब्रिटिश सीधे व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते थे, मतलब खुद जाकर करते थे सीधा आमतौर पे। और क्या उगवाते थे? तो कपास, चीनी, गेहूँ, ताकि वो यूरोपियन मार्केट में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और यह 19वीं सदी में और बढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति आ जाने के बाद में क्या हुआ था। इसी का दूसरा कारण इसी से हो जाएगा कि इंग्लैंड के कारखानों में कच्चे माल की जो मांग काफ़ी बढ़ने लगा, जिससे कारण वो लोग यहाँ पर किसानों को ज़्यादा खेती करने के लिए, वो भी व्यावसायिक खेती में, उन्होंने नकदी फसलों के उत्पादन में जोर दिया करते थे। अब चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? आप देखिए इसको सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि जहाँ पे लोग ज़्यादा शारीरिक काम करता है, शरीर से मेहनत करता है, वहाँ पर कैलोरी ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे कम करते हैं वहाँ कम। जैसे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादातर कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में लगे, मतलब छोटे मोटे काम में, जैसे खेती, मजदूरी इत्यादि, उन्हें अधिक शारीरिक काम करना पड़ता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्र के लोग सेवा क्षेत्र में, मतलब जैसे ऑफिस में काम करना, दुकान वगैरह चलाना है ना, उसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, आदि में कार्य करते हैं, जिस कारण उन्हें कम शारीरिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो देखिए आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने का खाद्य सुरक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्यान्न में कुल उत्पादन में गिरावट आ जाती है, मतलब जो उत्पादन होता था मान लीजिए 50 किलो, लेकिन अब 25 किलो होने का गिरावट आया। दूसरा क्या लगेगा, खाद की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाता है। अब क्योंकि खाद का मतलब खाने पीने के सामान का उत्पादन कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी महंगा हो जाएगा। तीसरा कारण है स्थानीय लोगों के उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं उनका रोजगार में गिरावट। जब मान लीजिए वर्षा नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो
तो क्या होगा कि उनका, या मान लीजिए कि बारिश से पानी तालाब भर जाएगा, या मान लीजिए कि खेत वगैरह डूब जाएगा, तो उनका क्या होगा, आमदनी कम हो जाएगा, मतलब काम लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद आय कम हो जाती है, किसका, जैसे किसान का आय कम हो जाता है, मजदूर आदि का काम मतलब उन लोग का क्या होता है, काम धंधा बंद हो जाता है, जिससे उनकी आमदनी गिर जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक क्यों है। तो चलिए, लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि ठीक ढंग से कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित समय समय पर चुनाव किया जाता है तथा पुनः जनता द्वारा अपने चुने उम्मीदवारों के हाथ में शासन व्यवस्था दी जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी तानाशाह नहीं बन पाता, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे फिर से चुनाव होने वाला है, इसलिए वो क्या करते हैं कि काम उनको करना उनका मजबूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। मानवाधिकार विश्व भर में व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है। तो ये हो गया मानवाधिकार से क्या समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम बताइए। तो चलिए इसको लिखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे देश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में प्लास, अमलतास, बेल, खैर और अक्साइड के पेड़ पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रदेशों में अर्धशुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ पर पानी कम गिरता में पाए जाते हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में है ये मुख्यतः पाए जाते हैं। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हमारा जो है खंड सी, माने अब देखिए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वन संरक्षण के उपाय बताइए। देखिए कुछ इसमें आप अपने से केवल पॉइंट याद करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए वन संरक्षण के उपाय, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे वनों की अवैध कटाई को रोका जा सके, ठीक है, पहला। दूसरा, वन वृक्षारोपण मतलब ज़्यादा से पेड़ लगाना, ये मुख्य रूप से कार्य किया जाना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तीसरा, वनों को आग से बचाना। कई बार देखते हैं गर्मियों में वन में आग लग जाता है, तो हमको क्या करना है, उसको आग से बचाना। इसको और अपने से भी आप जोड़ कर लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है वनों को अधिक चराई से बचाना। मतलब जब इसको आप और भी बढ़ा कर लिख सकते हैं कि जब हम मवेशियों को, जानवरों को जब जंगलों में ले जाते हैं तो जो नए नए पौधे पनपते हैं उसको जो हम उसमें ज़्यादा चराने से क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, जिससे पेड़ नहीं उग पाते। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। चलिए देखते हैं। आर्थिक विकास और निर्धनता में विपरीत का संबंध होता पाया जाता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, निर्धनता में कमी आती है। बशर्ते कि आर्थिक विकास में सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा उनके विकास के लिए लगातार काम करना चाहिए। मतलब जैसे जैसे बाजार में पैसा बढ़ेगा, लोगों का क्या होगा, गरीबी दूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 18 नंबर का सवाल, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक कौन है, तापमान। तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पौधे के विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम होगा तो पौधा विकसित नहीं होगा। दूसरा, वर्षा। यह वनस्पति के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधे हेतु वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग पौधों को अलग अलग पानी चाहिए, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है वहाँ के पौधे ज़्यादा हरे होते हैं, घने होते हैं ना। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा पॉइंट, मिट्टी। भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है जिसमें खादर और बांगर प्रमुख है, ठीक है। अब जिसमें से विभिन्न तरह के वनस्पति मतलब उगते हैं। जैसे किसी देखिए खास मिट्टी में ही खास तरह का फसल वगैरह या पेड़ पौधा उगता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद चौथा हमारा है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। धरातलीय स्वरूप मीन्स हो गया कि ऊपर नीचा जगह है या बारिश कहीं पे कम पड़ता है ना। तो धरातलीय स्वरूप एक सेकंड अंतर होने के कारण उष्ण तथा देखिए धरातलीय स्वरूप भारत में क्या, कहीं पर पहाड़ ज़्यादा है, कहीं पर मैदानी इलाका है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर दोनों तरह का वन पाया जाता है। जिसमें क्या शीतोष्ण मतलब जहाँ ठंड पड़ता है, और उष्ण मतलब जहाँ गर्मी पड़ता है, उस तरह वहाँ पर अलग तरह के पौधे पाए। जहाँ ठंड पड़ता है वहाँ देखेंगे वहाँ के जो पौधे अलग ढंग के होंगे, और जहाँ गर्मी पड़ता है वहाँ पर अलग होंगे। जैसे रेगिस्तान में कैक्टस वगैरह कांटेदार वृक्ष उगता है, लेकिन अन्य जगह पर हम लोग वो नहीं देखते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा जितना भी 18 क्वेश्चन था। इसमें से आपको क्या करना है कि जो शुरू के 7 क्वेश्चन उसमें से 5 ही क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद जो आगे का जो क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन बनाना है, और इसमें से मात्र 3 ही बनाना है, सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है। अब आते हैं मैप पर। चलिए मैप को देखते हैं। चलिए अब हम मैप में देखते हैं। हमें यहाँ पर मैप में पूछा गया है कि कुछ नेशनल पार्क के नाम हमसे पूछे गए हैं जो हमको दर्शाना है मैप में। तो सबसे पहले देखिएगा आपसे पूछा गया है मानस सिंपली पाल पूछा गया है, ठीक है। और एक काजीरंगा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ये जो है ना ये, और यहाँ पर देखिए आसाम है।
तो मानस और हमारा सिंपलीपाल पूछा गया है, तो हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और एक काजीरंगा। तो देखिए मानस जो है, मानस और काजीरंगा, काजीरंगा ये कहाँ है? तो मानस और काजीरंगा है असम में। कहाँ पर है? असम में। और ये काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए विख्यात है। दूसरा हमसे पूछ लिया गया है कि सिंपलीपाल, सिंपलीपाल कहाँ है? देखिए ये ऊपर बिहार, झारखंड, यहाँ पर है उड़ीसा। तो सिंपलीपाल कहाँ पर है? तो वह है उड़ीसा में। आपको क्या दिखाना? उड़ीसा में। आप मैप निकाल लीजिए और वहाँ पर से उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, थैंक यू।